बहुत स्वागत, आप कहानी कुर्सी की देख रहे हैं। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में चारों मेहमान हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, शांतनु गुप्ता जी और समीर जगांवकर जी। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उससे शुरू करते हैं। रांची में जेएसएससी के दफ्तर पर सीआईडी की रेड हुई है। झारखंड सर्विस कमीशन के दफ्तर के ऊपर सीआईडी की रेड और वहां मौजूद स्टाफ से पूछताछ कर रही है इस वक्त सीआईडी, स्टेट सीआईडी। ये जांच अभी तक सीबीआई को नहीं दी है कि राज्य सरकार ने आज प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात से बातचीत का दूसरा राउंड शुरू भी होना है और 2 ही बजे वो होना था, तो उसका भी वक्त हो गया है। लेकिन हेमंत सोरेन नहीं, सरकार के मंत्री उनसे बात कर रहे हैं। इस बीच ये खबर है जेएससीसी के दफ्तर पर सीआईडी की रेड हुई है और जो जेएसएससी चेयरमैन थे, जो पूर्व मुख्य आयुक्त भी थे झारखंड के, ख्यांगते, उनका पहले इस्तीफा हुआ था, फिर बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसमें खबरें ये भी आई थी कि वो वहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि सबूत भी हो सकते हैं इस पूरे प्रकरण के, पेपर लीक और नौकरियां बेचे जाने के मामले में, तो वो वहां से वो सब कुछ हटाना भी चाह रहे थे। तो अब सीआईडी की टीम वहां पर पहुंची। अभय पराशर इस पर आपको और अपडेट देंगे, वो रांची पे ही मौजूद हैं। अभय, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सौरभ, अब से थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स और सरकार की एक मीटिंग होने वाली है। उससे पहले जेएसएससी का जो दफ्तर है, नामकुम एक जगह पड़ती है रांची में, वहां पर जेएसएससी के दफ्तर के अंदर सीआईडी की टीम पहुंची है और वहां पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही जो जेएसएससी के सचिव हैं सुधीर गुप्ता, उनसे पूछताछ की जा रही है। असल में मीटिंग शुरू होने से थोड़ी देर पहले वहां पर सीआईडी की टीम पहुंची है। इस वक्त मोहराबादी इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे ये जो सरकारी गेस्ट हाउस है, यहां पर अब से थोड़ी देर में सरकार के मंत्री और स्टूडेंट्स पहुंचने वाले हैं। और ये मीटिंग जो है, ये काफी ज्यादा जब एग्रेसिव बात कही छात्रों ने कि वो सीएम आवास का घेराव करेंगे, उसके बाद ये मीटिंग तय हुई है। पिछले कई दिनों से मीटिंग पर बातचीत नहीं बन पा रही थी। छात्रों ने यह साफ कर दिया है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जब तक सरकार रद्द नहीं करेगी और टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनको जब तक रद्द नहीं किया जाएगा और सीबीआई जांच शुरू नहीं करवाई जाएगी, छात्र अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और अगर आज बात नहीं बनती है तो 20 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन के आवास का झारखंड के तमाम छात्र घेराव करेंगे। यह बात साफ तौर पर छात्रों ने कह दी है। अब छात्रों को यही दिखाने के लिए कि जेएसएससी सीजीएल पर सरकार की नजर है, सरकार उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग से पहले सीआईडी का नामकुम में जेएसएससी के दफ्तर में जाना, यह दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश है कि सरकार गंभीर है जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के ऊपर जो आरोप लगे हैं गड़बड़ियों को लेकर। तो वहां पर उनके सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ चल रही है और जो मोहराबादी सरकारी गेस्ट हाउस है राज्य सरकार का, यहां पर 2 बजे का समय है। तमाम छात्र यहां पर पहुंचने वाले हैं। 10 छात्रों का डेलीगेशन है। मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री जो पहले भी छात्रों से मिल चुके हैं, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद आज की मीटिंग सबसे अहम है कि क्या सारी मांगे मान ली जाती हैं, तभी आंदोलन खत्म होगा, वरना कल तक का अल्टीमेटम है 18 अगस्त का। और 20 तारीख को एक कॉल दिया गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे और वहीं पर छात्र बैठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया अभय, आपका तो बातचीत शुरू हुई। करेक्शन कर दूं, मैंने शायद जेपीएससी समझ करके आपको खबर बताई। ये जेएसएससी के वो ख्यांगती, वो सब तो जेपीएससी के वो नहीं, वो दोनों के लिए है। वो अच्छा, इसके जेपीएससी और जेएसएससी दोनों में, अच्छा, दोनों की नौकरियां। लेकिन वो जो परीक्षा रद्द करने की स्पेसिफिक मांगे, वो इससे जुड़ी हुई है, जेएसएससी से। जेपीएससी की भी है, दरअसल उसकी दोनों की परीक्षाएं लगातार लीक हुई हैं और दोनों की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग। एक तो रद्द हो चुकी है, एक रद्द हुई है, दूसरी की मांग थी, उस सीजीएल वाली की मांग जो है वो चली। चलिए देखिए बातचीत में इसमें क्या निकलता है। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में वंदे मातरम के अपमान पर जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे कहा गया कि उन्होंने वंदे मातरम रुकवाने की कोशिश की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो वो मामला जो है अब एक बहुत बड़ा सियासी चैप्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के अंदर जो कुछ हुआ था 15 अगस्त को, बीजेपी इस मुद्दे पर अब पूरी तरीके से घेर लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी को। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कल इस पर बयान दिया था। उन्होंने एक रैली में कहा था कि सीधा हमला करते हुए सोनिया गांधी पर कि वंदे मातरम के अपमान में के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए अगर उनमें जरा भी शर्म बची है तो। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत हो गई है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु में बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर करने की मांग की है। शिकायत में राहुल और सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है।
बेंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा ने मल्लेश्वरम और बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने उर्वा थाने में शिकायत की है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने आईपी एस्टेट थाने में शिकायत की है। देश भर में इस मुद्दे पर बीजेपी समेत कई और संगठन बड़े सक्रिय रूप से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी और जगहों पर भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर प्रदर्शन हो रहा है। वंदे मातरम पर बीजेपी जहां इतनी अग्रेसिव है तो कांग्रेस को अब बचाव करना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बयान सुनाता हूं, और इंसिडेंटली दोनों मुस्लिम लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के जिनके बयान आए हैं। ये नेता सोनिया गांधी के वंदे मातरम पूरा बजाए जाने के बीच में नाराज होने को सही बता रहे हैं, और जो आरोप जिसको बीजेपी आरोप के तौर पर कहती है कि वंदे मातरम को रोकने की बात सोनिया गांधी कर रही थी, उससे ये नेता खुश हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सोनिया गांधी के इस कदम का समर्थन किया है, क्योंकि उनका कहना है कि वंदे मातरम हम लोग नहीं गा सकते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस दफ्तर से सुलगी एक चिंगारी ने मुस्लिम कम्युनिटी में भी हलचल बढ़ा दी है। अब कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के लिए राष्ट्रगान को सेकेंडरी कर दिया गया। सेकेंडरी मतलब कि आप राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत होता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है। बीजेपी सियासत कर रही है उनका कहना है, और वंदे मातरम वो कभी नहीं गा सकते। राष्ट्रगान सर्वोपरि है हमारे लिए, तुमने उसे नंबर 2 पे कर दिया। अपने मन में झांको, तुम कर क्या रहे हो, हमें मत बताओ ये बातें। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। वो ये कह रहे हैं कि जितना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने तय किया था कि इतना ही गाइए, हम उतना ही गाएंगे। बल्कि उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में भी उतना ही गाया जाना चाहिए। अब दूसरे नेता हैं कांग्रेस के हुसैन दलवाई, इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हर वो कानून ला रही है जो मुसलमानों को परेशान करे, और वंदे मातरम का गाना भी अनिवार्य करना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की है। वंदे मातरम पूरा गाना का नहीं गाने का, वो इसके सरकारी प्रोग्राम की बातें हैं। जहाँ सरकारी प्रोग्राम नहीं, जहाँ इंडिविजुअल प्रोग्राम रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, सोसाइटी के रहते हैं, वहाँ कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का पूरा वंदे मातरम मानना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। एक वंदे मातरम जानबूझ के वो वंदे मातरम उन्होंने लाया है। हर बात, हर कानून आज मुसलमानों, क्रिश्चियनों के, आज सिखों के खिलाफ लाया जा रहा है। हर कानून, ये क्या बात है? ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के वंदे मातरम 1885 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था कि इसके 2 स्टांजाज ही पढ़िए, और इसलिए उसको 2 स्टांजाज को मान्यता थी। ये आरएसएस के शाखा के ऊपर वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी अब लगातार डिफेंड कर रही है इस मुद्दे को। मैं तो बार बार लेकिन ये सोच रहा हूँ, वो आपने उस दिन ठीक कहा था, वो कुर्सी आई कि नहीं आई सर अभी तक? भाई पहला जो बचाव हुआ था इस पूरे विवाद का वो ये था कि कुर्सी मंगवानी थी सोनिया जी। एनीवे, अब नेता खुल के बात कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं गा सकते, और यहाँ कोई अपमान भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई कोई पर सरकारी कार्यक्रम हो उसके लिए ये सारे नियम कानून अप्लाई होते हैं। ऐसा है क्या वैसे? लेकिन समीर जी नहीं, अब देखिए, अब कांग्रेस ने इतना बड़ा मतलब अपमान कर दिया है कानून बनने के बाद। अब उसको बचाने के लिए, कवर करने के लिए जिस तरीके से तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि खड़गे साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, कुर्सी मंगाई जा रही थी, सांसदों जो वहाँ पर थे उन्होंने बहुत स्पष्ट बता दिया कि सोनिया गांधी इस बात से नाराज थी कि भाई 3 मिनट 10 सेकंड का ये पूरा राष्ट्रगीत है, ये क्यों बजेगा, सिर्फ 2 अंतर के ऊपर नहीं बजना चाहिए। और अब कांग्रेस ने जो संदेश दिया, जो मुसलमान संगठन समर्थन में आ गए सोनिया गांधी कांग्रेस के, तो संदेश तो उन्हीं के लिए था ना। यह संदेश सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने उन्हीं मुस्लिम संगठनों को लिए दिया है कि देखिए आपके लिए हम कानून को मानने को तैयार नहीं है,
केंद्र सरकार कानून बना दे, बॉटम लेकिन लाइन, हमको- कांग्रेस इस पर डिफेंसिव नहीं साउंड करना चाहती। क्यों करेगी सर? वो तो जिस मुस्लिम कम्युनिटी को संदेश देना चाहती है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस संदेश देना चाहती है, वो क्यों डिफेंसिव होगी? वो तो उनको संदेश देना था, इसलिए सार्वजनिक रूप से राष्ट्र गीत का अपमान किया है। देखिए, आप गाने से मना करते हो, हमने भी अपने कानून इस बनने के विवाद बाद में भी अपने आप कह रहे हैं मुख्यालय- फायदा ही दिख गया कांग्रेस को अपना। अपने वोट बैंक के लिए संदेश दिया अपने है। वोट बैंक के लिए देखिए, अपना वोट बैंक जितना है, लेकिन और भी बड़ा लार्जर समाज भी है। जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर 2026 है, उसमें केवल गवर्नमेंट नहीं, किसी भी पब्लिक इवेंट में अगर आपने उसको बजते हुए रोका है तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और वो सीधे रोक रही है उसको, वो सीधे रोक रही है। पब्लिक इवेंट में जो टेलीवाइज्ड है, जिसमें कैमरे रखे हैं मीडिया के, उसमें वो रोक रही हैं, उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और वो केवल गवर्नमेंट इवेंट्स में नहीं है। और देखिए, लंबा इतिहास रहा है कि किस तरह से वो 1937 में जब पहली बार जिन्ना ने उसका विरोध करा तो कांग्रेस ने कहा इसके बाकी स्टैंजा छोड़ देते हैं। नेहरू जी ने कहा कि 2 और कुछ लोग तो केवल वंदे मातरम कहने से भी दिक्कत है, ऐसे बड़े बड़े बयान है। और आपको पता है, भारतीय आर्मी की जो वन ऑफ द कॉमन वॉर क्राइज है, जब वो युद्ध में जाते हैं तो फॉर्मल उनकी जो लिखित वॉर क्राई है वो वंदे मातरम। वो कहते हैं हमारे हर कार्यक्रम में वंदे मातरम तो कहा ही गाया ही जाता है, दो लेकिन हम उतना ही गाते हैं। 2 पैराग्राफ वाला। हाँ, कांग्रेस कहती है कि हम तो गाते हैं, शुरुआत से गाते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे भी भारत में लोग हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिसमें वासिम पठान भी हैं, अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, और बाकी वो केवल वंदे मातरम शब्द से भी दिक्कत है। तो वंदे मातरम पे अगर ये पब्लिक इवेंट में भी करते हैं, किसी भी पब्लिक इवेंट में, नॉन गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है? बिल्कुल बनती कांग्रेस पार्टी है। के जो एफआईआर जब ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचेंगी तो उसमें कानूनी कार्रवाई बनती है। बताइए, कांग्रेस अब बचाव नहीं कर रही है? कांग्रेस कह रही है हमने ठीक किया। नहीं, कांग्रेस तो ऐसे ही कर। जी जी, आप विजय से पूछ रहा था, आप बोलिए। नहीं, आप शुरू करिए, कोई बात नहीं ना, आप बोलिए। सर, आप उसके बाद बोलते हैं। नहीं, हम तो उस दिन भी बात हुई थी जब वो कुर्सी की बात हुई थी। इसका मतलब है कि कांग्रेस को इस पर डिफेंसिव नहीं होना, उसका जो अपना पॉलिटिकल पर्पज है उसको वो वहाँ तक वो लेकर गई है, इसलिए उसमें डिफेंसिव होने की बात उनकी नहीं है। यदि होता ऐसा कि मान लीजिए गलती से हो जाए, कई बार होता है कि गलती से हो गया है, तो आप सॉरी कह देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, पार्टी की तरफ से ये बात होती कि भाई हाँ ये गड़बड़ हो गई थी, तबीयत खराब थी उनकी, जो भी था, और उस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन पार्टी का स्टैंड ये है। इसमें कांग्रेस का नफा ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है? अब ये तो नहीं पता कि क्या नुकसान है फ़ायदा, लेकिन उनको जहाँ उनकी आई है वहाँ पर उनको फ़ायदा लगता होगा, ये होगा। लेकिन मैं वो देख रहा था एक चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में वंदे मातरम को लेकर यह आदेश किया था कि वो मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है कि भाई आप गाना चाहे तो गाएं राष्ट्रगान को। उसके बाद कानून बना, जो हमने नया कानून बनाया जुलाई 26 में। उसके बाद भी स्टेटस ये है कि कानून में भी जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें मैंडेटरी किया हुआ है, जिसमें सरकारी कार्यक्रम का मतलब जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद के लोग हैं वो अगर मौजूद होते हैं तो वंदे मातरम का जो नया वर्जन है वो गाना मैंडेटरी है, बाकी एडवाइजरी है। मतलब कांग्रेस वहां इस पे लागू नहीं होता, इस पे लागू नहीं बाकी होता। जगह ये अपमान स्टेटस करेगी की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब कांग्रेस वही सम्मान करेगी, बाकी जगह अपमान करेगी। ये तो मतलब उनको देखना 3 पड़ता है, मिनट 10 सेकंड लीगल भी स्टेटस राष्ट्रगीत आपको कांग्रेस पता सुन नहीं सकती। और ये तो दिख ही रहा है कि भाई उनको पॉलिटिकल मैसेज देना है, वो उन्होंने दे दिया है। वो तो बड़ा क्लियर बाद में लोगों ने वो जो लेकिन सोनिया कानून के गांधी। तौर पर मैंने आपको बताया कि उसका लीगल अब स्टेटस सर ये तो हाँ ठीक है, अब ये तो आप शिकायतें पुलिस में हुई हैं, हाँ, वो भी वो तो बताएंगे। ठीक है, हाँ। ये जो ऑडियो आया, इसका तो ऑडियो भी रिलीज हो गया ना, पीछे जो बात कर रहे थे सोनिया गांधी और इसमें जो राहुल गांधी, मूल उन्होंने कहा कि मसला हमको हमारा वर्जन चाहिए। हमारा वर्जन, मूल मसला वही है। ये सब छोड़ दीजिए, कहाँ क्या है, किसने क्या किया, 150 वर्ष पर इसी सरकार को करना पड़ा और लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें सिर्फ चिंता किसकी इस देश में है, गाजा वालों की। अब गाजा वालों की चिंता थी तभी तो गाजा पर इतना परेशान थे, और वही गाजा वालों की ही चिंता है उसी भावना के, इसलिए वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। वरना किसी भी व्यक्ति को भला वंदे मातरम से ऐतराज कैसे हो सकता है? और फोर्सफुली किसी को गाने का नहीं है, लेकिन अगर किसी भी देश में हम रहते हैं, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि आप दूसरे देश में भी जाते हैं, उसका राष्ट्रगान बज रहा होता है, तो आप ये नहीं कहते हैं भैया हमारा ये धर्म नहीं है, हमारा ये पंथ नहीं, हमारा ये समाज नहीं, आप चुपचाप खड़े हो जाते हैं वहां, क्योंकि सम्मान करना हो। आप तो इसी देश में हैं और इस देश का मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं। और कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा वर्ग है जो गाना चाह रहा है पूरा वंदे मातरम। मैं फिर कह रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझिए। कांग्रेस पार्टी को आप पूरा का पूरा ब्लैंकेट मत उस तरफ धकेलिए। सोनिया जी विदेशी हैं, उनको भारत भूमि, उनको तुम ही दुर्गा दशपहरण धारिणी, उनको वंदे मातरम, उसका उस तरह से भाव नहीं आता है तो नहीं आता है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सोनिया जी को नहीं आता है, सोनिया जी के पुत्र पुत्रियों को भी नहीं आता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की हैसियत है तो बनाए।
सोनिया जी बड़ी स्पष्ट हैं कि गाजा पर हम लेख लिखेंगे, लेकिन वंदे मातरम हमारा वर्जन चाहिए। ये जो हमारा वर्जन है ना, ये खतरनाक है देश के लिए, विभाजक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो अभी इसको भाजपा और कांग्रेस करके देखता है वो देखता रहे। और जहां तक रही बात कार्यक्रम में कौन से होगा, सरकारी कार्यक्रम का, वो भाई साहब बोल रहे हैं ना, वो तो सांसद हैं, वो तो बोल रहे हैं ना कि हम ये गा ही नहीं सकते। और उसके पहले क्या बोला, अरे हम तो वंदे मातरम गाते थे तो वो लोग कहां थे, अरे वो लोग कहां थे भाई, जरा चेक कर लो कौन कहां था। तुमने इस देश में बांट दिया है कि कोई संगठन बनाएगा तो कहेगा, आज लोग कहते हैं कि इनको अलग तरह से कैसे देशद्रोही और खालिस्तानी और फलाना कह दिया, जो वो कर रहे हैं। यहां तो आप देश के हर नागरिक को जो कांग्रेस से इतर विचार रखे उसको आप कह रहे हैं कि ये गलत है। ये जरा समझिए। बॉटम बहुत मोटी बात वही है कि भाई जिसको एतराज हो वो उसको एतराज हो, वो अपनी बात कहे। आपको क्या एतराज था? जितने लोग, जो सोनिया गांधी को क्या एतराज हो सकता है, राहुल गांधी को, खड़गे साहब को क्या एतराज हो सकता है? खड़गे साहब की पोजीशन बड़ी खराब हुई है। जिस तरीके से पार्टी के अध्यक्ष के बगल में खड़े होकर सोनिया गांधी ने ये सब कुछ किया, तो ये उनकी पोजीशन को बड़ा खराब तरीके से दिखाता है भाई। मुझे लगता है कि देश के राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को गाने में क्या आपत्ति होनी चाहिए। और मैं इससे सहमत, हम दूसरे देश के, हमारी टीम होती है, हमारी जो टीम होती है, ओलंपिक में भी जाते हैं, क्रिकेट में भी जाते हैं, फील्ड में सब लोग दूसरे देश का जो एंथम होता है, नेशनल एंथम होता है, तो उसके लिए खड़े होते हैं। मैं कह रहा हूं विवाद को रखना भी तो वहीं तक रखो ना। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहे कि भाई किसी पे भी जोर जबरदस्ती हमको स्वीकार नहीं है, हाँ, तो जिसको नहीं गाना वो ना गाए, उसको मजबूर नहीं किया जाना। ठीक है। चलिए साहब, इस पर बहस हो सकती है। मुझे क्या प्रॉब्लम, खुद सोनिया जी को क्या प्रॉब्लम है? अभी 3-4 दिन पहले आप लोग बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे, समीर जी ने भी कहा था, आपने भी, विजय जी ने भी, सब लोगों ने, कि मनमोहन सिंह जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे। अभी 3 ही 4 दिन तो हुआ ना, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, सबको याद होगा। सोनिया जी ने बताया कि मजबूती क्या होती है। हाँ, यहाँ तो क्लियर बॉस, अभी तो क्लियर, ये तो पता लग गया बॉस कौन है इसमें। ये तो ये बड़ा साफ दिखाई दिया। राइट टू रेस्पेक्टफुल साइलेंस इसमें अलाउड है। आपको बातें सोनिया जी कई दिनों बाद एक्टिव दिखाई दी, एक्टिव दिखाई दी, बिल्कुल गुस्से में, लेकिन गुस्से में दिखाई दी। उन्होंने वो भी बोला था, वो वेयर इज ही, सफेद बाल वन विद द वाइट हेयर। लोगों ने कहा पवन खेड़ा है। अब सोचिए ना आप, मतलब ये हम बात नहीं कर पाए थे, वायरल हो गया, वो वायरल हो गया। नहीं आप, लेकिन उसमें देखें, मैं वो बहुत कुछ बताता है कांग्रेस के कल्चर के बारे में। वो बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। सोनिया गांधी पार्लियामेंट से उतर रही हैं, माइक लगे, मैम वो संसद का सत्र नहीं चल पाया, तो कहती है वेयर इज द वन विद वाइट हेयर, यूजुअली आंसर्स, कौन है वो, कहाँ है वो सफेद बालों वाला जो जवाब देता है? तो पीछे से किसी ने कहा पवन खेड़ा। हाँ, पवन खेड़ा, राज्यसभा का सांसद, मीडिया का सेल का इंचार्ज। और सोनिया जी नाम से नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपके केवल इस भोलेपन पर हैरान हूँ कि आपको अब पता चला कि सोनिया जी नाम भी नहीं याद है उनका। नहीं, लेकिन अब तो राज्यसभा हो गया, अब आप लोग इसे पवन जी राज्यसभा। अरे पवन खेड़ा इस कांग्रेस पार्टी का सबसे स्ट्रांग वॉइस है, बहुत स्ट्रांग वॉइस है। और मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई खड़े, इतनी मजबूती से शायद ही उनके अलावा कोई और है जो कांग्रेस का पक्ष रखता है। नहीं, पक्ष रखता है, और वो आदमी जहां तक जाके लड़ा, हर वक्त वो राहुल गांधी के साथ रहते हैं, उनको नहीं जानते ना। मतलब ये जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने कहा था, खतरा कितना बड़ा, वो बात हम लोग नहीं कह सकते, मतलब वो बड़ा खराब लगा था। नहीं, खतरा कितना बड़ा था, पवन जी ने उसके बावजूद वो खतरा उठाया। हेमंत विश्व शर्मा का बयान सबको भूल ही गया क्या? तब भी उन्होंने वो खतरा उठाया। चलिए, और सोनिया गांधी ये कह सकती थी कि भाई मीडिया इंचार्ज जवाब देंगे इसका, आप ये बोलते थे। अरे आप कुछ मत बोलो सर, कोई जबरदस्ती थोड़ी आप बोल दीजिए मीडिया टीम जवाब देगी, मैं नहीं बोलूंगी। कितने साउंड बाइट आती हैं सोनिया गांधी की? कोई नहीं आती। अब राहुल का ले रहे थे कि राहुल जवाब देंगे इसका। आगे चलते हैं सर। दूसरा विवाद चल रहा है दिमागी नक्सल, जो बोल दिया प्रधानमंत्री ने। तो दिमागी नक्सल पर पहले तो उड़ता तीर लिया चिदम्बरम साहब ने, आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। देश का गृह मंत्री जो रहा हो वो कह रहा है आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, मतलब मैं दिमाग से नक्सल हूं। ये देश का गृह मंत्री जो व्यक्ति रहा वो कह रहा है। आज बीजेपी ने बताया कि यही वजह है कि इनके काल में, मतलब इनकी कांग्रेस की सरकारों में 5000 लोग मारे गए थे नक्सली हिंसा के अंदर। और आप पसंद कीजिए नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ना कीजिए, छत्तीसगढ़ की चाहिए आज देश में किसी जिले में नक्सलवाद जीवित नहीं है, या कहीं होगा तो करा रहा होगा। इसमें एक बात जोड़ दीजिए कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप नक्सल हमले में खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को मार डाला था, समेत अध्यक्ष शायद उस वक्त। हाँ, वही कह रहा हूं, तो पूरी टीम खत्म हो गई। वो कह रहे हैं प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। श्यामाचरण लोगों ने बयान निकाल के दिखा दिया, जब ये गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी, तब उस वक्त की हेडलाइन अखबारों में थी चिदम्बरम जी का बयान। जो लोग इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं नक्सलिज्म को, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। Who live in urban cities, ये उन्होंने अर्बन शब्द भी यूज किया था। Who live in urban spaces, वो भी चैलेंज है, केवल नक्सल जो आज बीजेपी ने मनमोहन सिंह का भी बयान याद दिला दिया कि मनमोहन सिंह कहते थे कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है। एक सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस पर सुन लें।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जेगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है। आप बोलो ना, प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें, नहीं, किसी के लिए भी नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो बीजेपी के नेताओं ने, मेरे ख्याल से किरण रिजिजू जी ने ये बोला कि प्रधानमंत्री ने ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन वाले लोगों के लिए नहीं कहा था, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कोई परिभाषा भी नहीं बताई। कांग्रेस ये कैसा, ये सब नहीं करना चाहिए, किसी को भी तोहमत ना नहीं देनी चाहिए, नक्सलवाद से लड़िए, हम आपके साथ हैं। आप कहेंगे मैं ही हूं दिमागी नक्सल, अटपटी सी बात है। बिल्कुल अटपटी बात है। जैसा आपने कहा, उन्होंने खुद कहा कि नक्सलवाद कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल गांव में, जंगलों में नहीं है, वो अर्बन स्पेसेस में, उन्होंने खुद कहा। लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा, तो उन्होंने कहा मैं भी अर्बन नक्सल, और भी ट्रेंड बन गया। कल से चाहिए ट्विटर में लंबे समय ट्रेंड चला, मैं भी अर्बन नक्सल। ये अच्छा। कैसी विचारधारा है भारत की? और नक्सल है कौन? देखिए, नक्सल जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो अराजक है, जो भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, वो बोलिए आप, जो देश के खिलाफ बोल रहा है। और अब देखिए हम उसके ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं। कल राहुल गांधी जो देश का इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम, उसमें नहीं है, वंदे मातरम गाया नहीं जा रहा है। अब लोग अपने आप अटैच कर लेंगे, लोग अपने आप अटैच कर लेंगे कि अर्बन नक्सल कौन है, जो देश के खिलाफ है, वो ऐसी गतिविधियां भी देख रहे हैं, तो लोग अपने आप अटैच करके अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। आप उनको एग्जांपल्स दे रहे हैं अपने आप थाली में सजा के। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अच्छा है कि लोग खुद ही बता रहे हैं कि लोग खुद ही बता देंगे। एफसीआरए का विरोध कर रहा है वो दिमागी नक्सल है ना। एफसीआरए के लिए कौन लोग विरोध कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि एफसीआरए नहीं आना चाहिए। जो पैसा एफसीआरए के माध्यम से आके जिस तरीके से हथकंडे और जिस तरीके से यहाँ कन्वर्जन हो रहा था, जिस तरीके से नक्सलाई मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा था, जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे उसमें से निकाल के दिए जा रहे थे, वो सारा पैसा एफसीआरए आने के बाद रुकेगा, तो उसका विरोध किया जा रहा है। मैंने तो आज पूछा, निकाला कि चिदम्बरम जी ने कहा क्या था। तो चिदम्बरम फ्रीक्वेंटली, ये गूगल बता रहा है, चिदम्बरम frequently criticized urban intellectuals, activists and civil society members who romanticized or rationalized Maoist violence। ये चिदम्बरम जी के बयान थे। तो वो सारी वही बातें आ गई जो आप कह रहे हैं। वो सिविल सोसाइटी वाले सब कौन है? वो जो एनजीओ चलाते हैं। बिल्कुल वही लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं। सर कुछ मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। नक्सलिज्म का तो सब लोग विरोध करते रहे, और चिदम्बरम साहब तो खुद होम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने फेस भी किया उस बात को, कांग्रेस ने भी किया है। और ये कहना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री की इस बात से हम सहमत नहीं कि सब लोगों के लिए दिमागी नक्सल बोला जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी दिमागी नक्सल को उन लोगों के साथ जोड़ती है जो उनके खिलाफ बोलते हैं? मसला ये है, और विवाद उस पर है। शब्द को लेकर मत चलिए आपकी दिमागी नक्सल, पहले आप अर्बन नक्सल कर रहे थे, अब आप दिमागी नक्सल कर रहे हैं। तो इस माइंडसेट पर भी एक आवाज़ होनी चाहिए कि आप हमेशा अपने खिलाफ जो लोग खड़े हों उनको किसी भी तरह से, मगर वो कहने के लिए आप खुद को दिमागी नक्सल थोड़ी कहने लगे। वो नहीं कहना चाहिए सर उसको, और सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए दिमागी नक्सल का नाम लिया पीएम ने, सिर्फ दिमागी नक्सल का जिक्र किया। पीएम ने ये तो नहीं कहा कि इसमें कांग्रेस के लोग शामिल है, इसमें ये लोग शामिल है, ये वास्तविकता के लोग। कल प्रधानमंत्री अगर ये कह देते कि आप मॉल में जाते हो, भीड़भाड़ गहरे में जाते हो, जेब कतरों से आप सावधान रहना, तो कल क्या कांग्रेस के नेता ये कह देते कि हाँ मैं भी जेब कतरा, मैं भी जेब कतरा। अच्छा है, आप बताइए। उन्होंने एक जनरल बात बोली कि ऐसे लोगों से जो उसको अपने आप को आइडेंटिफाइड करता होगा वो दुखी होगा, जो उसको आइडेंटिफाइड नहीं करता, जो ये नहीं मानता कि भाई मैं उस श्रेणी में नहीं आता हूं, वो कहेगा अच्छा कहा प्रधानमंत्री ने। इसमें क्या गलत कह दिया कि भाई हमने वायलेंट या हथियार वाले नक्सलियों को मार दिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन सावधान रहना, इनको ऑक्सीजन देने वाले दिमागी नक्सली हमारे बीच में अभी भी हैं। ये बात पहले आतंकवादियों के साथ भी, आतंकवादियों के साथ भी ऐसे ही होता है। उसमें भी वो लड़ाई दो तरह से लड़ी जाती है कि एक आतंकवादी जो बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, एक लोग जो आतंकवादी रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट वो लड़ाई ज्यादा मुश्किल होती है। सरल तरीके से समझे तो नक्सलवाद शुरू तो दिमाग से ही हुआ ना। हाँ, था तो विचार था। हाँ।
और किसका शुरू विचार में- था वो भी सबको शुरू बताया। में तो ये तक बताया गया कि जो माओवादी वामपंथी विचार है, ये जल जंगल जमीन सरोकार जनता उनके लिए है। वो तो जो देश के कानून के खिलाफ भी काम करते थे तो उसको जनताना सरकार कहते थे। और क्या किया उन्होंने आपकी सड़क उड़ा दी, उन्होंने आपके अस्पताल उड़ा दिए, उन्होंने आपके विद्यालय उड़ा दिए, उन्होंने आपके मंदिर उड़ा दिए, उन्होंने आपका टावर उड़ा दिया, उन्होंने आपके सुरक्षा कर्मियों को उड़ा दिया, उन्होंने आपके घर के बच्चों को लूला लंगड़ बना दिया। माफ कीजिएगा, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग शब्द आजकल कहते हैं वो ठीक है, लेकिन हाथ पांव सब गायब हो गए। आप सोचिए, ये करने के बाद भी आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं। लीजिए। और दिमागी नक्सल इसलिए क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हुआ लीजिए, है। केजरीवाल जी भी आ गए। 13 मिनट पहले का पोस्ट है एक्स पर। हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। तो ये सबका अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं मैं भी दिमागी सर, नक्सल हूं। नक्सल देशभक्त हो ही नहीं सकता। देशभक्त वो होगा जो देश के कानून, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की भावना, देश की संस्कृति, देश की विरासत, उसका सम्मान करेगा, वो देशभक्त है। जो नक्सल की बात करता है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता है। हमारे बच्चों को आप मार दीजिए, हमारे बच्चों को आप पढ़ने न दीजिए, हमारी घर की बच्चियों को उठा ले जाइए, दुनिया भर के धक्कम जो करते हैं वो नक्सली होते हैं। और अगर कोई दिमागी नक्सली है तो इस देश का दुश्मन है, वो देशभक्त नहीं होता। ये ट्रेंड की शुरुआत हो गई ना एक। नहीं, ये तो पहले भी कहते रहे, एनार्किस्ट अपने को कहा था। इन्होंने अपने आप ये को अरविंद नहीं जो तो- कहा था। अरविंद जो तो केजरीवाल पुराने के बारे वाले में हैं। सब जानते ही है, लेकिन केजरीवाल ने कह के बाकी लोगों को भी संदेश दे दिया है कि भाई मैं हूं। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनको आइसोलेट कीजिए, तो अब ये खुद बाहर निकल कर आके बता रहे कि हम लोग हैं ऐसे। सब बात है। अब इनको आइसोलेट मतलब ये कौन क्या सोच है कि भाई पीएम ने थोड़ा सा हिट डाला, सारे कॉकरोच बाहर आ रहे हो। आप नक्सल कैसे कहने लगोगे खुद को? क्यों? मोदी का कोई भी विरोधी हो, वो नक्सल कैसे प्राउडली आई एम अ प्राउड नक्सल कैसे कह सकता है? वो दिमागी नक्सल और व्हाटएवर नक्सल। नक्सल गाली है आज होनी चाहिए सबके लिए। सर, मैं फिर कह रहा हूं कि जिनको लगता है कि उससे उनकी राजनीति चलती थी, बरसों बरस चलती रही, वो क्यों नहीं कहेंगे? जिनको लगता है कि सब कुछ साफ हो जाएगा, हर जगह लोकतंत्र पहुंच जाएगा, उनकी अपनी जमीन खिसक जाएगी, तो वो क्यों उसके साथ खड़े होंगे, उसका विरोध करेंगे? अब पता नहीं किसी ने समझा दिया होगा, जैसे राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो पीएम ने कह दिया मैं भी चौकीदार, तो उनको लगा ऐसे ये भी अच्छा होता है, मैं भी दिमागी नक्सल। गजब है। ये भी तो हो सकता है ना भाई, अपनी अपनी समझ है उस तरह से। तो पी चिदम्बरम के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं भी दिमागी नक्सल, लेकिन वो साथ में लिख रहे हैं मैं क्योंकि मैं देशभक्त हूं इसलिए मुझे इस पर गर्व है। लिखना पड़ा नहीं, कुछ तो क्वालिफायर लगाना था ना। नहीं, लेकिन इसका मतलब कि गड़बड़ है तभी तो लिखना पड़ा। सर वही बात है इसमें, मतलब अब इसको पॉलिटिकल तरीके से आप लड़ाई लड़ लें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दो बातों को अलग अलग तरीके से सर, सब में दो बातें मत निकाला करो, अभी में एक बात तो देखा करो कि नहीं ये गलत है। नहीं, गलत दोनों बातों में अलग अलग बात होगी ना। गलत कैसे है? गलत तो बिना भक्ति के नहीं हो सकती एक ही बात। दो बातें हैं उसमें साफ साफ कि एक ये है कि नक्सल को लेकर सब लोगों का विरोध होना चाहिए, लेकिन ये भी साफ होना चाहिए कि यदि आपके विरोध में कोई खड़ा है तो उसको आप वो नहीं है, वो नहीं है। नहीं, वो इससे ऐसे ही इससे समझ साफ रहे तो हैं हम नहीं कह सकते ना हाँ। कि सिर्फ नहीं, जो आपको जो थोड़ी मोदी का करना। विरोध करे वो अर्बन वो मतलब दिमागी उनको ऐसा नक्सल हो गया, लगता है। ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है, लेकिन जो कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं वो गलत उनको है। जरूर जांच करा उनको लेनी जरूर चाहिए। जांच